Hello everyone, welcome to Gunjan's biology classes. This is Dr. Gunjan and today we are going to do the another chapter of your class plus one. This chapter is comes under the physiology in the plants. So this is the chapter number 14, respiration in plants. So this chapter is very important from your physiology unit, and we have studied the last chapter photosynthesis in the plants. तो उसके बाद हम लोग respiration in plant study कर रहे हैं. So this chapter I have divided it into 3 parts. ठीक है, so we are going to start with the part 1 video today, and let's see the topics we will be covering under this chapter. तो हम basically introduction पढ़ेंगे इसकी. इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे डू प्लांट्स ब्रीथ, और इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, प्लांट्स की जो ब्रीदिंग है कि क्या उनको कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए बॉडी में फॉर दिस रेस्पिरेशन पर्पस. सो डू दे नीड दैट, तो वो देखेंगे हम. उसके बाद ग्लाइकोलिसिस होती क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो इसके बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बात क्या कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन का क्या मतलब है. रेस्पिरेशन को हम रिलेट कर सकते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के इनटेक से और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज से. ये दो गैसेस होती हैं, जैसे कि आप ह्यूमंस में समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं. ठीक है, वो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, हमारी ब्रीदिंग, बेसिकली रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन का इनटेक करना. ठीक है, उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं. तो अगर हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कोई ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनकी नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो टूट कर एनर्जी रिलीज आउट करेंगे. ठीक है, तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और फैट्स हो गए. ठीक है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि ब्रेक होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करेंगे. उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो बेसिकली कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनका टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, ये रेस्पिरेशन कहलाता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स. ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरी चीज की बात करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है. रेस्पिरेशन तो हमने देख लिया कि किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का टूट के एनर्जी को, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी को रिलीज करना इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन. वेयर इज व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली प्लांट्स के सेल्स के अंदर होती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फूड जो मटेरियल है. ठीक है, फूड मटेरियल क्या होता है, फूड मटेरियल हमारा जैसे कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म हुआ था. ठीक है, दैट इज 6 कार्बन प्रोडक्ट था. ग्लूकोज जो था उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए सेल्स के अंदर और एनर्जी को रिलीज आउट करे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. यानी कि एनर्जी को रिलीज करना सेल के अंदर बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड मटेरियल इज टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. सो सेलुलर रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है. ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और एनर्जी रिलीज फॉर्म होती है हमारी एटीपी की फॉर्म में. ठीक है, सो दिस इज टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, अब ये एनर्जी जो रिलीज आउट हो जाती है, ये हमें किस किस प्रोसेस के लिए चाहिए. दिस इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और ब्रीदिंग. इन सब चीजों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इन सब प्रोसेसेस के लिए यूज की जाती है. सो द एनर्जी विच इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल्स बाय oxidation या breaking down of the carbon bond, CC bond of the complex molecules.
to release energy, that is termed as cellular respiration, and that energy which is produced is used for various purposes, वेरियस थिंग्स लाइक एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्ट हो रहा है या मूवमेंट हो रही है प्लांट्स में, रिप्रोडक्शन हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है, इन सब में एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब जो कंपाउंड्स, किन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन हो रही है, वो मैंने आपको पहले भी रेस्पिरेशन में बताया कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। कोई ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऑक्सीडाइज्ड होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये 4 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन होती है रेस्पिरेशन में प्रोसेस में, और ये एनर्जी रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ही बेसिकली एनर्जी को रिलीज करते हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस प्रोटीन्स, फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स भी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जो एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉडी में डायरेक्टली भी यूज नहीं हो सकती एटीपी की सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। आई मीन लाइक जो एनर्जी हमारी ऑक्सीडेशन हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी रिलीज की रेस्पिरेशन में, वो एटीपी की फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में रिलीज आउट होती है और वो वेरियस हमारी एक्टिविटीज के लिए यूज हो जाती है। और हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में, अब आप इस पिक्चर में देखिए, सन आया, सन से एनर्जी मिली, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पूरा पढ़ा। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, एक शुगर फॉर्म होती है, ठीक है। वो शुगर होती क्या है, ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज की जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आगे कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को सुक्रोज में। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि सुक्रोज डाइसेक्राइड है, यानी कि 2 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, यानी कि वो 12 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो फोटोसिंथेसिस में हमारी ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, जबकि वो रेस्पिरेशन में एंटर करने के लिए सुक्रोज बन जाती है, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सन से एनर्जी आई, एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज हुआ, इसमें इन्होंने शुगर फॉर्म की, ये रेस्पिरेशन में एंटर कर गई। रेस्पिरेशन में एंटर करने के बाद उसने एटीपी की सिंथेसिस करी। एटीपी की सिंथेसिस जो है वो हुई, एटीपी रिलीज आउट हुआ, एनर्जी वो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज में यूटिलाइज हो गई। तो इसलिए हम जो एटीपी होता है इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी। तो भी आपने समझा कि रेस्पिरेशन होता क्या है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यूज होते हैं, किनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन जो है वो एक उसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें एनर्जी यूज होती है, ठीक है। सॉरी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये 3 चीजें ध्यान में रखें आप, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन में बेसिकली उनका जो प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। दूसरी चीज वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तीसरी चीज वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये 3 चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, कि व्हाई प्लांट्स नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस में हमारे वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फॉर ब्रीदिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो क्या प्लांट्स में ऐसा कुछ होता है, तो हम कहेंगे नहीं होता। तो क्या प्लांट्स को इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती, प्लांट्स भी तो रिस्पायर करते हैं।
तो व्हाई दे डोंट नीड, व्हाई प्लांट्स नीड नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कुछ आंसर्स करेंगे आगे। तो इसके लिए आप पहले अगर देखिए कि प्लांट्स को ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट होती है फॉर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, ऑक्सीजन भी इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज आउट करता है। तो इसके लिए उसके पास स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। स्टोमेटा हमने देखा, अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर लीज का स्टडी करते हैं तो वहां पे हमारे पास गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमेटल सेल्स भी बोलते हैं, जिसमें एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिलीज और इनटेक और एक्सहेल एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स। सिमिलरली लेंटिसेल्स भी एक ऐसे सेल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए बार के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से भी गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। स्टोमेटा से भी होता है, लेंटिसेल से भी होता है। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत क्यों नहीं होती। पहली चीज, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है बहुत लिटिल होता है, ठीक है, बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट होती है एक प्लांट से दूसरे पार्ट पे, ठीक है। और दूसरी चीज, वो अपनी गैस एक्सचेंज का ध्यान सारे ऑर्गन्स खुद से रखते हैं। जैसे कि लीव्स है, जो लीव्स में मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होता है, लीव्स में गैस एक्सचेंज कहाँ से होगा, हमारा स्टोमेटा से, है ना। तो लीव्स में मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है विद इन द सेल। तीसरी चीज कि अगर हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं तो वो आपस में बहुत बहुत क्लोज होते हैं, क्वाइट क्लोज होते हैं सरफेस के प्लांट के। तो डिस्टेंस जो उनको ट्रैवल करना पड़ता है, ये डिफ्यूजन जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। पहली बात हम क्या कह रहे हैं कि जो लिटिल, बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक सेल से, एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट पे। दूसरी चीज, वो अपनी गैस एक्सचेंज का हर प्लांट पार्ट ध्यान खुद से रखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज कि जो वो सरफेस के इतने क्लोज प्रेजेंस होते हैं लिविंग सेल्स की, उनके अंदर जो गैसेस की डिफ्यूजन है वो डिस्टेंस उसको बहुत कम ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स के अंदर लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो जिसमें गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ये बताती हैं कि जो प्लांट्स हैं उनको स्पेशलाइज्ड एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं है टू परफॉर्म देयर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें रेस्पिरेशन की, अगर इस रिएक्शन में देखें कि ये ग्लूकोज है, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है एज अ बाय प्रोडक्ट और एनर्जी रिलीज आउट होती है, ठीक है। और ये एनर्जी जो यूटिलाइज हो जाती है, जो एनर्जी ये रिलीज हुई है यहाँ पे, ये यूटिलाइज हो जाती है और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए जो भी सेल्स को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिक ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, बेसिकली ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जैसे मैंने आपको तीन चीजें बताई, एक ऑक्सीडेशन हो रही है, एक कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है, एक एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो तीन चीजें वही आपको ध्यान में रखनी है कि ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म सारी की सारी एनर्जी लिबरेट नहीं होती हीट की फॉर्म में, कुछ एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं प्लांट्स सेल्स जो है अपने फर्दर स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और वो एटीपी की सिंथेसिस कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज भी होती है। हम बात कर रहे हैं कि वो एनर्जी तो फॉर्म करता है ना, एनर्जी तो वो फॉर्म करता है, बट इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है। सो बेसिकली वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो उसकी कुछ स्टेप्स में ऑक्सीजन सॉरी एटीपी की ऑक्सीजन और एटीपी का यूज होता है वहां पे, ठीक है। और ज्यादातर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये रेस्पिरेशन की हम लोग डेफिनेशन में भी देख चुके हैं। वेयरएज कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनारोबिक कंडीशंस के लिए अडेप्टेड है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में,
ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उनको हम लोग फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, उनको हम लोग फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है? ग्लाइकोलिसिस जो है वो दो वर्ड से टूट के बना हुआ है। इट्स टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्लाइको प्लस लाइसिस, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग या फिर ब्रेक डाउन। ठीक है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो ये हम लोग इसमें ये एक स्टेप्स होते हैं, कंप्लीट 10 स्टेप्स की ये एक प्रोसेस है। 10 स्टेप प्रोसेस है ये, इसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो अब हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती क्या है। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड EMP पाथवे? बिकॉज इट्स given by, or it was discovered by, workout by 3 scientists. First is from E it is Embedden, from M it is Meyerhoff, and from P it's Parnas. So EMP pathway, because it was named after the 3 scientists who discovered it. Okay, तो हम लोगों ने बात करी पहली चीज कि ग्लूकोज दो वर्ड से बना हुआ है, ग्लूकोज फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग, और इट वाज गिवन बाय 3 scientists, so it is called EMP pathway. EMP pathway. और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में ओनली प्रोसेस है फॉर रेस्पिरेशन। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि ये कहाँ पे होती है? इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो कहाँ पे होती है ये? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती ग्लूकोज की, पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के फॉर्म होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है इसमें प्रोसेस में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो डिराइव कहाँ से होता है? सुक्रोज से। ग्लूकोज कहाँ से डिराइव होता है? सुक्रोज से, फ्रॉम एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारी सुक्रोज बनती है, वहां से ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, इट्स अ डाइसैकराइड, C12 मॉलिक्यूल होता है ये, वेयरएज ग्लूकोज जो है हमारा वो C6 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये हम लोग या तो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट से ले लेते हैं ग्लूकोज, या फिर हम लोग सुक्रोज से ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसका जो इसकी ये 10 स्टेप रिएक्शन है बेसिकली। 10 स्टेप्स में से फर्स्ट, थर्ड एंड 10th 3 स्टेप्स हैं जो इरिवर्सिबल है, बाकी के सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स आर इरिवर्सिबल, 1, 3 एंड 10th स्टेप। ठीक है, तो इसमें जब पहली चीज आती है कि सुक्रोज, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सुक्रोज आता है, सुक्रोज जो है वो दो में कन्वर्ट हो जाता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनवर्टेज। ठीक है, इनवर्टेज क्यों बोल रहे हैं हम लोग एंजाइम? बिकॉज अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, सो इन्वर्ट शुगर से इन्वर्टेज। सो एंजाइम क्या कर रहा है? ये C12 है, ये दो C6 मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, तो सुक्रोज से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और ये मोनोसेक्राइड्स हैं बिकॉज C6 से दो शुगर्स हैं। ठीक है, ये लोग ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी रिएक्शंस को वन बाय वन स्टडी करें तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये फॉस्फो इनकी अंदर फॉस्फेट ग्रुप एंटर करता है, इनकी फॉस्फोराइलेशन होती है। इनकी जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, इसकी 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लग जाता है, और यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, उसकी 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि फॉस्फेट आया कहाँ से, फॉस्फेट एनर्जी यहाँ पे यूज होती है ATP।
एटीपी एनर्जी यूज हुई। एटीपी क्या होता है? एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से हटके यहाँ पे लग जाता है, तो ये क्या बन जाता है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी से ये डाइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। और ये होता किस एंजाइम की प्रेजेंस में है? एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये हम पूरा स्टेप आगे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है ग्लाइकोलिटिक पाथवे हमारा परफॉर्म होता है। तो अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं। ये एंजाइम्स को याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स में एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है। हमारे जो पहले और दूसरा स्टेप है, ठीक है, हमारे कुछ इनिशियल स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस के एनर्जी जो है यूज होती है। उसके बाद लास्ट में एनर्जी हमारी रिलीज आउट होती है, बट पहले हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ग्लाइकोलिसिस के पहले 2 स्टेप्स में, 2-3 स्टेप्स में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो वो कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना होता है, और एक जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाना होता है। इसको हम देख लेते हैं आगे स्टेप में, ठीक है। बेसिकली इससे पहले मैं आपको ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहली चीज कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो क्या बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रही है। दूसरा, हमारा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। 10 स्टेप्स हैं, ईच स्टेप कौन सा है। तीसरी चीज, उसके अंदर एंजाइम कौन सा है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ गई बात हमारी, ये हमारा हो गया ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। तो हम स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आया ग्लूकोज। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ने, ठीक है, एटीपी को यूटिलाइज किया। सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, तो एटीपी से एडीपी में कन्वर्शन हो रही है, यानी कि ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट फॉर्म हो रहा है। तो एटीपी से एडीपी जब बन रही है तो ये ग्लूकोज जो है इसकी 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ठीक है। और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, जहां पे एटीपी एटीपी से एडीपी बन रहा है वहां पे हमेशा एंजाइम आएगा काइनेज। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंजाइम आएगा हेक्सोकाइनेज। सो हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा, प्रोसेस का नाम हुआ हमारा फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है। तो ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया by utilizing energy in the form of ATP। और हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम था और प्रोसेस का नाम था फॉस्फोराइलेशन। और इन्होंने क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपना आइसोमर बना लेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ये दोनों 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ही हैं, बट इसमें कुछ ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम आ जाएगा आइसोमिरेज। एंजाइम क्या आ जाएगा? आइसोमिरेज। क्या आएगा? ग्लूकोफॉस्फो आइसोमिरेज, ग्लूकोफॉस्फो आइसोमिरेज एंजाइम आ जाएगा। प्रोसेस का नाम होगा आइसोमिराइजेशन। और उसने क्या किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया। सो यहाँ पे हमें किसी एनर्जी की यूटिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें सिर्फ आइसोमर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या हुआ? थर्ड स्टेप में जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड था, इसने एक फॉस्फेट और ऐड कर लिया अपने अंदर। उस फॉस्फेट को ऐड करने के लिए हमारे पास फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो एटीपी यूज हुआ, एटीपी से एडीपी फॉर्मेशन हो गई, एक फॉस्फेट यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके ऐड हो गया। सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। बिस मतलब 2, ठीक है, 2 फॉस्फेट इसमें लग गए फ्रक्टोज के साथ। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड रहा। तो यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन हो रही है ना। थर्ड स्टेप में भी फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो रही है। तो ये क्या बन गया? फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया। प्रोसेस का नाम है फॉस्फोराइलेशन, एंजाइम का नाम है वही फ्रक्टोफॉस्फो काइनेज, है ना। यहाँ पे भी एंजाइम यूज हुआ।
उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आया, जो ये 6 कार्बन हमारी शुगर है फ्रक्टोज 616 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट, इसने अपने आप को ब्रेक डाउन करा। ठीक है, इसने अपने आप को ब्रेक किया, ये 3 कार्बन की शुगर्स में डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई। तो जो पहली शुगर थी वो एल्डिहाइड बन गई, दूसरी शुगर कीटोन वाली बन गई। ठीक है, तो जो कीटोन वाली थी वो क्या नाम है उसका, ट्रायोज फॉस्फेट, 3 कार्बन कंपाउंड की ये शुगर बन गई। इसको हम लोग डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सो DHAP शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। इसकी फर्दर जो है आगे ये इसकी यहाँ से कोई प्रोडक्ट आगे फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये जो है ट्रायोज फॉस्फेट या फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP जिसके नाम से हम जानते हैं, ये एक ये हमारा कीटोन शुगर बन गई। दूसरी शुगर बनी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फो ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, या तो ट्रायोज फॉस्फेट बोल दो या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि PGAL, ये शॉर्ट फॉर्म इसमें PGAL लिखते हैं। तो ये एल्डिहाइडिक फॉर्म है शुगर की, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 ने ब्रेक करके 3 कार्बन एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया। अब ये आगे तो इसकी कन्वर्जन नहीं होती, तो यहाँ से ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ट्रायोज फॉस्फेट से यहाँ से DHAP से क्या बन गया, PGAL। PGAL बनने के बाद उसके बाद यहाँ पे हमारी एनर्जी, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो बना है हमारा, अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, क्योंकि एक इधर से आ गया है ना, 2 की कन्वर्जन हो गई, अब ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इन्होंने आगे क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए हमारे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। 2 मॉलिक्यूल्स किसके बना दिए, 1,3 विद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, तो ये एक जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन का है। ठीक है, इसने 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या यूज हुआ, NAD पॉजिटिव से NADH H पॉजिटिव बन गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया हमारा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये 5th स्टेप था, यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम यूज होगा, ये 6th स्टेप था। ठीक है, अब आया हमारा 7th स्टेप। 7th स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारा BPGA बना है, ये आगे एनर्जी को रिलीज आउट करेगा। इसने एनर्जी, ये जो बिसफॉस्फेट है यहाँ से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, जो एक फॉस्फेट निकलेगा तो ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो अब ये क्या बच जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद 8th स्टेप आया हमारा, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बने इसके। उसके बाद 8th स्टेप में इसने क्या किया, इसने फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट के। उसके बाद 9th स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट करके इसने बना दिया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो DHAP था उसने अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लिया था। तो ये ट्रायोस, ये PGAL के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए थे, जो कि आगे 2 मॉलिक्यूल्स हमारे BPGA के बन गए, फिर 2 मॉलिक्यूल्स हमारे PGA के बन गए, फिर 2 मॉलिक्यूल्स हमारे फॉस्फोग्लिसरेट के बन गए। अब फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉर्म हो गया। अब यहाँ से जो हमारा 10th स्टेप आया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इसने अपना पायरुवेट ग्रुप जो है, फॉस्फेट ग्रुप जो है रिलीज कर दिया, ADP से ATP की फॉर्मेशन फिर से हो गई, और यहाँ पे वो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के फॉर्म हो गए। सो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या था, पायरुविक एसिड। बेसिकली हमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म करना था, और ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही थी इसकी, और एनर्जी इनिशियल स्टेप्स में 2 जगह पे यूज हुई, उसके बाद वो एनर्जी को रिलीज आउट कर रहा था। तो ये 10 स्टेप प्रोसेस है, इसमें आपको एंजाइम्स के नाम याद करने हैं, हमें आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पता हो कौन सा बनने वाला है, और प्रोसेस का नाम क्या है। ठीक है, सो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस था। अगर हम इसको अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ATP हमारी कहाँ कहाँ पे यूज हुई, ATP हमारी 2 स्टेप्स पे यूज हुई इनिशियली। पहला हमने जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना था, दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट पे कन्वर्ट करना था। तो 2 कन्वर्जन में हमारी ATP की यूटिलाइजेशन है। उसके बाद जब फ्रक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट स्प्लिट होता है
DHAP पे और PGAL में। क्या हुआ? फ्रक्टोज 1,6-5-फॉस्फेट जो 3 कार्बन कंपाउंड शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन में। फिर जो PGAL है वो ऑक्सीडाइज होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट में। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं NAD पॉजिटिव से NADH H पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या देखा था हमने कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करता है, जब BPGA से PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और वो एनर्जी फॉर्म यूज हो जाती है ATP की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं जो ATP फॉर्म हुई है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जब ATP फॉर्म हुई है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देती है हमारी पायरुविक एसिड में। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के लास्ट में हमारे फॉर्म हो जाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली 4 ATP मॉलिक्यूल्स की डायरेक्ट सिंथेसिस होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। हमारा नेट प्रोडक्ट क्या बना? 4 ATP मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है ग्लाइकोलिसिस में फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और पायरुविक एसिड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। उसके बाद पायरुविक एसिड का क्या होता है, वो सेल की नीड पे डिपेंड करता है, उसका जो फेट है वो सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है। बेसिकली 3 मेजर वेज में पायरुविक एसिड को हैंडल किया जाता है। फर्स्ट, इट कैन बी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यू कैन सी हियर, or it can be alcoholic fermentation, it can be seen here, or it can be aerobic respiration, you can see here. तो ये जो 3 प्रोसेस हैं ये पायरुविक एसिड का फेट डिसाइड करते हैं। तो हम इन 3 प्रोसेसेस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, so this covers the first part of this video. So next topics will be covering in the part 2 video. First is fermentation, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और उनके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि उसकी कुछ इवेंट्स और क्रेब साइकिल। सो बेसिकली हम लोग क्रेब साइकिल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसमें हमने क्या क्या कवर किया, अगर हम रिकॉल करें, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी कि ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन होती क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस में कहाँ पे कितने स्टेप्स यूज होते हैं, कितने स्टेप्स प्रोसेस है वो, किसने उसको आइडेंटिफाई किया, कहाँ पे वो हो रही है और उसका एंड प्रोडक्ट क्या आता है और कौन से एंजाइम्स उसमें यूज होती हैं। सो ये सब कुछ हमने इस पार्ट में कवर किया। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू। काइंडली गो थ्रू द NCERT बुक, राइट। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप NCERT बुक को अच्छे से पढ़िए। And if you have any issues, get back to me. I will reply as soon as possible. Thank you so much. See you tomorrow with the new video of this chapter. Bye bye. Take care.